गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 में खिलजी वंश के बारे में, जहां दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, खिलजी साम्राज्य स्थापित हुआ। तो देखिए, खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक ये शासक रहा। जो 70 वर्षों तक इसने शासन किया। इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद में उसका 1296 में धोखे से हत्या कर दी थी। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी उसका दामाद था और उसने अपने जहां शासक था जलालुद्दीन, उसकी हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन बैठा था। अपने 20 वर्षों के शासन में कुछ अपने सुधारों को लेकर अलाउद्दीन की चर्चा होती है। अलाउद्दीन का प्रशासन बहुत ही मजबूत था दिल्ली सल्तनत में। उसने सिक्कों पर अपने सिक्कों जहाँ सिक्के बनवाए थे तो सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में भी करवाया था। उसके शासन में कश्मीर व बंगाल शामिल नहीं थे। गुजरात के बघेला राजपूत राजा राय कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान भी किया था। अलाउद्दीन 1301 ईस्वी में रणथंबोर और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर लूटा था। गुजरात अभियान के दौरान उसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई थी। साथ ही एक हिंदू से धर्मांतरित मुस्लिम सेना नायक मलिक काफूर का भी उसे साथ मिला था। इस मलिक काफूर की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में भी प्रवेश कर सका और दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य एवं पांड्य राज्य पर भी आक्रमण किए थे। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर रामेश्वर तक पहुंचा था। ये बताया जाता है कि अमीर खुसरो जो था, प्रमुख बातों से स्पष्ट होता है कि ये रामेश्वरम जो दक्षिण भारत में स्थान है, वहां तक इसने अपनी सत्ता स्थापित की थी। अलाउद्दीन के समय में राजस्व का ढांचा पुनः निर्मित किया गया था। विद्रोहों व नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए। अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त कर ली थी और खालसा भूमि को भी कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। खालसा भूमि उसे कहा गया है जहां सिखों के जो सिख धर्म था उसके जो पूजा स्थल थे, उस भूमि को इसने अपने अधीन कर लिया था, सिख धर्म को बढ़ने नहीं दिया था। दिल्ली में मद निषेध गुप्तचर प्रणाली का भी उसने शुरुआत की थी। अमीरों के परस्पर मेल मिलाप, जो अमीर लोग रहते थे उनके आपस में मेल मिलाप पर भी इसने रोक लगा दी थी। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं ने यास्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीन मोमीन की भी उपाधि धारण की थी। यानी जो खलीफा कहा गया है, मुसलमान या इस्लाम धर्म के जो लीडर होता है, जो आदेश या कानूनों को बताता है इस्लाम धर्म के, उसको खलीफा कहा जाता है। तो खलीफा की मान्यता को ही इसने महत्वपूर्ण माना और उसने अपनी एक उपाधि धारण की जिसे कहा जाता है यास्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीन उल मोमीन के नाम से उपाधि धारण की थी। इसी तरह से खजाइनुल फतह में भी अमीर खुसरो अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से भी विभूषित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ कि अलाउद्दीन खिलजी को किस नाम से जाना जाता है। तो अमीर खुसरो जो लेखक था उसके दरबार में, उसने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी विश्व का सुल्तान है और ये जनता का चरवाहा है, यानी जनता का लीडर है। सुल्तान ने पुलिस, गुप्त डाक पद्धति एवं प्रांतीय प्रशासन में कई सुधार किए। उनमें से महत्वपूर्ण सुधार थे बाजार नियंत्रण, यानी बाजार पर उसका नियंत्रण था। राजा जो कानून बनाया था अलाउद्दीन ने, वो कानून ही चलते थे। दीवान ए रियासत का नियंत्रण, साहाना या दंडाधिकारी जो बाजार का दरोगा होता था, जिसको मौतसिब कहा गया है, और जनसाधारण का रक्षक एवं नापतोल का निर्माण करता भी कहा गया है। बरीद मुमालिक, गुप्तचर अधिकारी आदि नए सर्जित कर प्रशासन को उसने ठीक किया था।
तो बच्चों ये 6 क्लास से अलाउद्दीन खिलजी की बातें जो है सेम टू सेम वो ही दे रखी है, कोई नई बात नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास एक विशाल सेना थी। इसमें कहते हैं 6वीं क्लास में भी आपके दे रखा है कि उसके आर्थिक सुधार बहुत मजबूत बताए जाते हैं। ऐसा जो राजा या आप कह सकते हो सुल्तान जिसने सेना को नगद वेतन प्रारंभ कर दिया था, उसने अपनी एक विशाल सेना के रखरखाव के आर्थिक सुधार किए, मोल भाव सुनिश्चित करके सुल्तान कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर भी रोक लगाती थी। कालाबाजारी कहते हैं कि कोई भी दुकानदार बेचने वाला मिलावट नहीं कर सकता और अधिक मूल्य की वस्तुएं नहीं बेच सकता, जिसको मुनाफाखोरी कहा गया है कि मूल्य जो निर्धारित हैं उन्हीं मूल्यों पर दुकानदार सामान बेचेगा। सराय जो प्रमुख उपाधि दी गई है, सराय अदल जो स्थानीय विदेशी वस्तुओं का बाजार था। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था। ये प्रश्न बनता है 1 नंबर का कि सैनिकों को वेतन देने वाला कौन सा शासक था, तो नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में ईस्वी में अलाउद्दीन ने अलाई किला तथा कोस सीरी, जिसको कुश के सीरी बनाया, जिसमें 7 द्वार बताए जाते हैं। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना। उसने अपने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया। उसने नम्रता दिखाई और कठोर आदेशों को सरल बना दिया। स्वयं को खलीफा भी घोषित किया उसने और एक नई उपाधि धारण की, उल वासिक बिल्लाह की उपाधि। इसकी हत्या के बाद नासिरुद्दीन खुसरा शाह सुल्तान बना, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक बताया जाता है। तो इस प्रकार खिलजी वंश के बारे में वर्णन किया गया है, जिसकी विशेषताएं यहाँ बड़े विस्तार से नहीं दी गई है, संक्षेप में दिया गया है खिलजी वंश के बारे में। फिर है तुगलक वंश। तो तुगलक का शासनकाल देखिए, खुसरो शाह की हत्या के बाद गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। सुल्तान बनते उसे प्रांतीय विद्रोहों का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ उसने अपने पुत्र जूना खां को भी वारंगल भेजा था और जाजनगर जो उड़ीसा में स्थान है सैन्य अभियान किया था, जिसमें उल्गू खां का जो जूना खां भी बताया जाता है उसका नाम को विजय प्राप्त हुई। गयासुद्दीन का अंतिम सैनिक अभियान बंगाल के विद्रोह का दमन करना था। दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में एक लकड़ी के भवन से गिरने से, लकड़ी का बनाया गया भवन था जिसमें 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद तुगलक के नाम से सुल्तान बना। उसका नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा जाता है। तो मोहम्मद तुगलक खां ने भी अपने नए नामों से प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद तुगलक खां कहते हैं अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा, ऐसे नामों से संबोधित किया गया। तो 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पर भी बनता है कि मोहम्मद तुगलक को किस नामों से जाना जाता है या उसकी संज्ञाओं से जोड़ा गया है। तो प्रश्न का उत्तर होता है अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। जूना खां मोहम्मद तुगलक को बताया जाता है, रक्त का प्यासा जूना खां मोहम्मद तुगलक को पुकारा जाता था। तो मोहम्मद तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य 23 मुक्तों या प्रांतों में बटा हुआ था। तो उसने अपने अलग अलग राज्य घोषित कर रखे थे, जो 23 राज्य बताए जाते हैं उसके शासनकाल में। बर्नी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का वर्णन करता है। दोआब में कई कर वृद्धि की, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और खुरासान पर आक्रमण, कराचील की ओर अभियान, ये इसके कार्य दिए गए हैं। सुल्तान ने 1327 ईस्वी से 1335 ईस्वी तक देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर रखा और उसका नाम दौलताबाद भी रखा।
1330 ईस्वी में तांबे एवं कांसे के मिश्रित सांकेतिक सिक्के चलाए। लोगों ने जाली सिक्के बनाना आरंभ कर दिया था, अतः सांकेतिक मुद्रा बंद करनी पड़ी और मोरक्को का यात्री इल्तुतमिश लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। 1342 ईस्वी में राजदूत बनाकर चीन भेजा था। 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई और मोहम्मद तुगलक के बाद में उसका पुत्र फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। तो 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना, जो मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। बंगाल के हाजी इलियास के स्वतंत्र हो जाने से उसके विद्रोह फिरोज शाह ने 2 बार सैन्य अभियान भी किया था, परंतु असफल रहा। फिरोज ने सरकारी एवं सेना की नौकरी को वंशागत बना दिया था। कहते हैं फिरोज शाह ने सेना की नौकरी को वंश के अनुसार बना दिया था कि जिस प्रकार सेनापति है तो उसका पुत्र भी सेनापति बनता था, कोई सैनिक है तो उसका पुत्र भी सैनिक बनता था। एवं इसकी योग्यता की जांच करने की प्रणाली को त्याग करके उसने अपने पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सिक्कों पर अपने नाम के साथ, तो उन्होंने जो सिक्के छपवाए तो सिक्कों पर उसने अपने नाम भी अंकित करवाया, फिरोज शाह का नाम। फिरोज ने भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व बनाया। कहते हैं फिरोज शाह ने भवनों का भी निर्माण करवाया था और बहुत ही सुंदर सुंदर उसने भवन बनाए, जिनमें देखिए हिसार फिरोजाबाद एवं जोनापुर आदि नगर भी बसाए उसने। और टोपरा था मेरठ से अशोक स्तंभ दिल्ली लाए गए, परंतु विद्वान इन्हें पढ़ ना सके। तो फिरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि थी हांसी था सिरसा के क्षेत्र में पानी की कमी दूर करने के लिए नहरों की खुदाई करवाई। तो नहरी प्रणाली के लिए फिरोज शाह का नाम जाना जाता है कि फिरोज शाह ने नहरों को जिस प्रकार कृषि के लिए जोड़ा। एक नहर जो सतलज नदी से दीपालपुर के तथा दूसरी यमुना नदी से श्रीरामपुर के पास खुदवाई गई थी। उपज वृद्धि करने तथा अकाल से निपटने हेतु ठोस नीति अपनाई गई थी। कृषि करने के लिए किसानों के लिए उन्होंने 2 नहरों का भी निर्माण करवाया था, एक तो सतलज नदी से और एक जहां दी गई है सतलज नदी और दूसरी दी गई है यमुना नदी। फिरोज तुगलक भी कट्टरवादी इस्लामिक था, यानी कि इस्लाम धर्म को ही महत्व देता था। इस्लाम को ही फलने फूलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसने अवसर देता था, अन्य धर्मों से वह नफरत करता था। इस्लामिक अमीरों के हाथों में रहा। उसने न केवल ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाया, जजिया कर है कि जो लोग इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं उन्हें कर देना पड़ता था। तो जजिया कर उन्होंने शुरुआत की थी ब्राह्मणों पर। ब्राह्मण लोग हिंदू देवी देवताओं को पूजते थे, उन्होंने जजिया कर लगा दिया था। बल्कि मुस्लिम विचारधारा शिया समर्थक व्यक्तियों को मृत्युदंड भी दिया। कहते हैं कि इस्लाम धर्म की 2 शाखाएं होती है, शिया और सुन्नी। तो जो शिया शाखा के जो लोग थे, जो उसको शिया समर्थक या शिया को शाखा को इस्लाम के रूप में पूजते थे, उन व्यक्तियों को यह दंड भी देता था। गैर इस्लामी सजाएं समाप्त कर दी गई। गैर शरीयत कर जो 24 थे उनको हटा दिए गए। केवल 4 मुख्य कर रखे उसने, जिनमें देखिए खराज, जकात, खम्स एवं जजिया कर रखे गए। तो ये 4 जो कर रखे गए जनता से लेता था। इन 4 करों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि खराज, जकात और खम्स तथा जजिया कर किसने लागू किए? तो फिरोज तुगलक ने इनको लागू किया था। दासों की संख्या में भी असाधारण वृद्धि की थी उसने। बताया जाता है कि उसके पास 1,80,000 दासों की संख्या थी। दीवाने बंदगान के नाम से, दासों के नाम से एक नया विभाग भी खोल दिया गया था। फिरोज ने दिल्ली में
खरबूजों तथा अंगूरों की खेती को भी प्रोत्साहित किया था। ये भी वेरी मोस्ट लाइन है। और उसने अनेक बाग लगवाए। 1338 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि उसकी मृत्यु के बाद में तुगलक वंश का अंतिम शासक बना नसीरुद्दीन मोहम्मद। इसी समय 1398 ईस्वी में तुर्क आक्रांत तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कर बहुत ही लूटपाट की थी। तो ये तुगलक वंश के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। अब बच्चों नेक्स्ट है सैयद वंश। सैयद वंश जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही होगा। धन्यवाद।